हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आप लोगों को मैं पीडी सॉल्व कराई रही थी, उसी के आगे मैं शुरू कर रही हूँ न्यूज़। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया। तो किन दो पे प्रतिबंध लगाया गया है? एक तो आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है और दूसरा खालिस्तान टाइगर फोर्स है। चलिए देख लेते हैं कि क्यों लगाया गया है। तो जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF या और खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को आतंकी संगठन घोषित किया है। ठीक है, आतंकी संगठन घोषित करते हुए इन पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया और वो कब लगाया गया है? 18 फरवरी 2023 को ये आरोपित किए गए थे। और JKGF 43वां और KTF 44वां आतंकी समूह है। पहली चीज कि कौन से दो संगठन हैं जिन पे आतंक केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका जो है जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है और दूसरा आपका कौन सा है? खालिस्तान टाइगर फोर्स। और ये कौन से संगठन है? तो ये जो है जो आपका JKGF है वो 43वां है और KTF जो है 44वां आतंकी समूह है। और इसके साथ ही अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिदा को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित किया है। तो किसको किया गया है? हरविंदर सिंह संधू। तो हरविंदर सिंह संधू किस लिए हैं? ये जो है इन आतंकवादी संगठनों के समर्थक के रूप में है और इनका जो दूसरा नाम है वो रिदा, याद रखिएगा। और ये जो है संधू भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हैं। भारत सरकार ने इनको आतंकवादी घोषित किया है और ये घोषित आतंकवादी घोषित करने वाले कौन से व्यक्ति हो गए? 54। ठीक है, JKGF का संगठन जहां लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर किया गया था, वहीं KTF पंजाब में आतंकवाद को फिर से भड़काने में लगा है। अब देखिएगा, जो KTF है वो पंजाब में फिर से आतंकवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है और जो JKGF है वो जो है लश्कर-ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के सदस्यों के साथ मिला हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा कि कौन लश्कर-ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो आपका JKGF हो गया और KTF पंजाब में सक्रिय है। संधू को 2021 में पंजाब पुलिस ने खुफिया मुख्यालय पर हमले के मास्टरमाइंड में से एक माना था और उसके विरुद्ध इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और JKGF भारत के विरुद्ध आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे मुख्य न्यूज़ कौन सी है कि ये दो संगठन हैं जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं और इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। और JKGF जो है वो 43वां है और KTF जो है 44वां आतंकी समूह है। हरविंदर सिंह संधू जो है वो आतंकी घोषित किए गए हैं क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हैं और ऐसे घोषित होने वाले ये 54वें व्यक्ति हैं। फिर ये जो आपका है KTF पंजाब में आतंक को भड़का रहा है और जो आपका JKGF है वो लश्कर-ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार JKGF कश्मीर में घुसपैठ करता है, फिर नशीले पदार्थ उपलब्ध कराता है, वहाँ पे हथियारों की तस्करी करता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को
अंजाम देने का काम करता है। और नियमित इनके द्वारा जो सुरक्षा बल होते हैं उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। तो ये सब मामले शामिल हैं। और KTF के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि यह संगठन 2011 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में बना था। तो किस शाखा के रूप में बना था? बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में, जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि वर्ष 2021 में 1.63 लाख लोग व 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। मतलब धीमे धीमे भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। और अगर ये रेशियो देखें तो जब कोविड था तो उस टाइम नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या सबसे कम थी। तो आइए डिटेल देख लेते हैं कि बीते वर्ष 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है और अन्य देश की नागरिकता इन्होंने हासिल कर ली है। जबकि उससे पूर्व 2021 में ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी? 1.63। लिखित पत्र के उत्तर में यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में बताया कि 2011 के बाद कुल 1663440 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करी है। और ऐसे लोगों की जो अगर हम संख्या देखें तो सबसे कम संख्या कब रही है? 2020 में जब कोविड महामारी थी, तब 85256 लोगों ने ही भारत की नागरिकता त्यागी थी। फिर BCCI के महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण का शुभारंभ कर दिया गया है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की भारी सफलता के पश्चात अब महिला क्रिकेटरों के महिला प्रीमियम लीग WPL का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। और इस टूर्नामेंट में BCCI के महिलाओं के T20 चैलेंज का स्थान लिया है। और IPL के साथ ही 2018 से 2022 के दौरान खेले गए T20 चैलेंज टूर्नामेंट में यहाँ तीन टीमें ही रहती थी। महिला प्रीमियर लीग का जो शुभारंभ किया गया है 5 टीमों के साथ किया गया। तो मेन न्यूज़ ये है कि महिला जो टूर्नामेंट है वो वहाँ पे 5 जो टीमें हैं उन्होंने भाग लिया है। और इंडियन प्रीमियर लीग के बाद WPL शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का शुभारंभ कब किया गया है? 4 मार्च 2023 को हुआ है। और 5 टीमों के इस संस्करण में कुल मिलाकर 22 मैच खेले जाएंगे। 5 टीमें, शुभारंभ 4 मार्च 2023 और कितने मैच खेले जाएंगे? 22 मैच ही इसमें खेले जाएंगे। और ये सभी मैच कहाँ पे होंगे? मुंबई में बोबोर्न स्टेडियम व DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बोबोर्न स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और ये भी पूछा जा सकता है कि DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। दोनों क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे WPL के मैच खेले गए। कितने टीमें हैं? तो 5 टीमें हैं। कितने मैच होंगे? तो 22 मैच होंगे। और इससे पहले कौन सा है? तो IPL खेला गया था। ठीक है, देख लेते हैं टीमें। तो WPL की 5 टीमों के नाम अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ के नाम पर। किन किन के नाम पे हैं? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली और लखनऊ के नाम पर। और इनके स्वामित्व के लिए नीलामी जो हुई थी वो जनवरी 2023 में संपन्न हुई थी। इस नीलामी में कुल जो रुपए थे वो 4669.99 करोड़ की राशि BCCI को मिली थी। इसमें सर्वाधिक 1289 करोड़ की बोली अहमदाबाद टीम के लिए रही है।
तो सबसे ज़्यादा बोली किसके लिए रही है? अहमदाबाद टीम के लिए। कितनी रही है? तो 1289 करोड़। और ये जो है जो ये टीम है ये अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई गई थी। तो ये बोली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो ये अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई गई थी। फिर WPL की जो 5 टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कब हुई है? 13 फरवरी 2023। तो ये नहीं पूछेंगे कितने खिलाड़ियों के लिए नीलामी हुई है, तो ये हो सकता पूछा जा सकता है कि कौन है इसमें। फिर प्रत्येक टीम की न्यूनतम 15 व अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए बोलियां देनी थी और इस खरीद के लिए 12 करोड़ की टीमों द्वारा खर्च किए जा सकते थे और प्रत्येक टीम की प्लेइंग जो है वो 11 से अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ी रखे जा सकते थे। इनमें से एक खिलाड़ी एसोसिएट खिलाड़ी होना ज़रूरी था। ये IAS में पूछा जा सकता है, अदर एग्ज़ाम्स में ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर महिला खिलाड़ियों के लिए 13 फरवरी को संपन्न नीलामी में 3 खिलाड़ियों, ये इम्पॉर्टेंट है, स्मृति मंधाना जो भारत की हैं, एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, नेटली सीवर इंग्लैंड की, इनको 3-3 करोड़ से अधिक मूल्य मिला है। तो किन तीन को 3-3 से अधिक करोड़ रुपए का मूल्य मिला है? तो स्मृति मंधाना ये कहाँ की हैं? भारत की हैं। एशले गार्डनर ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेटली सीवर कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो भारत का पूछा जा सकता है कि वो कौन सी हैं जिनको 3 करोड़ से अधिक मूल्य मिला है। तो ये आपकी स्मृति मंधाना है। या ये पूछा जा सकता है एशले गार्डनर है किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से। या इंग्लैंड की कौन सी खिलाड़ी हैं जिनको जो है 3 करोड़ से अधिक का मूल्य मिला है? तो नेटली सीवर। या किस देश के हैं? सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर स्मृति मंधाना के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चुकाए हैं, जबकि 3.20 ये करोड़ के अन्य दोनों को क्रमशः गुजरात रायट्स व मुंबई इंडियंस ने लिया है। आगरा की दीप्ति शर्मा को 2.60 करोड़ और यूपी वॉरियर्स ने इसको खरीदा है। और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ चुकाए हैं। न्यूज़ सारी इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण अपने आप ही जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही ऐड करता है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हम और क्या कम कर सकते हैं? तो एक सरसरी निगाह से हम चीज़ें देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। बट सारी चीज़ें मैं इसलिए लेके आ रही हूँ कि अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप PCS हैं या अदर स्टेट हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके भी जवाब दे सको, क्योंकि सिविल का नहीं पता वो कहाँ से क्या पूछ लेगा। फिर देखते हैं कि महिला प्रीमियम लीग WPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के लिए देश विदेश की 1525 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। तो टोटल कितनों ने पंजीकरण कराया था? 1525 में इनमें से 409 खिलाड़ी, 409 खिलाड़ियों की ही नीलामी के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से 246 भारत की तथा 163 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। तो विदेशी कितने थे? 163 और भारतीय कितने थे? 246। अब ऐसा ना हो कि ज़्यादा संख्या देख करके आप कह दो कि नहीं वो तो विदेशी होंगे, हम लोगों में भी कुछ दम है। ठीक है, तो जितने नीलामी के लिए तो 246 जो है वो भारत के हैं, 163 ये विदेशी खिलाड़ी शामिल थे।
पीएल के पहले संस्करण की जो 5 टीमें व उनके कप्तान, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना जो है वो भारत की हैं। तो ये किसकी हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यूपी वॉरियर्स अलीसा हिली ऑस्ट्रेलिया की, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर भारत, गुजरात रॉयल्स बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया। इसको हो सकता है सारे दे दें और मैचिंग करने को आपके पीसीएस में या आईएएस में आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसको इधर उधर करके आपको मैच करना हो कि किसका क्या आंसर है, ऐसे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर एमपीएल की 5 टीमों के लिए अधिकतम 90 खिलाड़ी ही नीलामी के जरिए लिए जाने थे। कितने खिलाड़ी लिए जाने थे? 90 खिलाड़ी, और प्रत्येक टीम के लिए न्यूनतम 15 व अधिकतम 18 खिलाड़ियों को ही रखने की अनुमति है। किंतु प्लेइंग 11 खिलाड़ियों में 4 विदेशी खिलाड़ी रखना अनिवार्य था, कि ये था कि आप 4 विदेशी खिलाड़ी रखेंगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ प्री की प्रिपरेशन नहीं होती है या मेंस की ही प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको ऑल ओवर परफॉर्मेंस आपको देनी होगी, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम को बीट करने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी प्री मेन इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ में चलती है। हम गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि अरे यार प्री तो निकल जाए पहले, तब हम मेंस की करेंगे। जब मेंस निकल जाएगा तो हम इंटरव्यू की करेंगे। अब सबसे टफ क्या होता है? इंटरव्यू होता है। आपको वहाँ पे अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपनी अप्रोच सबको चेंज करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें हम कम टाइम दे रहे हैं, और जिसमें कम टाइम लगना है वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो जब हम बड़ी चीज़ें मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको ये सोच के नहीं तैयारी करनी है कि पहले हम प्री तो निकल जाएं, फिर हम मेंस तो निकल जाएं। तो सिलेक्शन में क्या होगा कि पहले तो आप प्री निकलोगे, फिर 2 साल के बाद मेंस निकलोगे, फिर इंटरव्यू निकलोगे। तो सीधे यार पूरी एनर्जी लगाओ ना, ठीक है? मैदान में कूदे ही हैं तो अच्छी तरह कूदिए। चलिए, फिर ये जो है 18 खिलाड़ियों को अनुमति दी गई थी, जिसमें कितने आपके विदेशी खिलाड़ियों को रखना अनिवार्य था? इसमें से जो एसोसिएट्स ने 4 विदेशी खिलाड़ियों को रखना अनिवार्य कर दिया था, और ये 5वीं विदेशी खिलाड़ी के रूप में देश की किसी भी एसोसिएट देश की खिलाड़ी को रखा जा सकता था। इस प्रकार अधिकतम 25 विदेशी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो सकते थे। तो कितने विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते थे? 25। किसी भी टीम की प्लेइंग 11 टीम में विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या एक एसोसिएट खिलाड़ी सहित कितनी हो सकती थी? 5 हो सकती थी। खिलाड़ियों की खरीद के लिए प्रत्येक टीम के पास अधिकतम राशि 12 करोड़ थी, और विदेशी खिलाड़ियों के लिए बेस प्राइस जो है वो 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख चुकाने का विकल्प था, जबकि अनकैप्ड खिलाड़ियों के बेस प्राइस 10 लाख 20 लाख रखे गए थे। फिर नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी गई हैं। अग्निपथ योजना शुरू करी गई थी, तो इसके विरोध में याचिकाएं दायर करी गई थी, और ये सभी जो याचिकाएं जो है अब रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए, अब अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? सेना में भर्ती से संबंधित है, और किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा करी गई है। तो याद रखिएगा, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? सेना भर्ती से संबंधित है, जिसके विरोध में याचिकाएं दायर करी गई थी और जो अब रद्द हो गई हैं, और इसको वैध करार दिया गया है। सभी चुनौती देने वाली जो जितनी याचिकाएं थी, कितनी थी?
23 याचिका, इनको 27 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। किसके द्वारा सुनवाई करी गई है? तो सतीश चंद्र शर्मा जी के द्वारा और सुब्रमण्यम प्रसाद के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा संबंधित है या न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद संबंधित है, तो आपकी अग्निपथ योजना से। ठीक है, फिर यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्र हित में बनी यह योजना हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। ये तो राष्ट्र हित की योजना है, तो इसके विरोध में तो आपको खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। और ये सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है तथा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता, ऐसा इन दोनों न्यायाधीशों के द्वारा कहा गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से प्रश्न किया कि इस योजना की वजह से उनके किन अधिकारों का हनन हो रहा है। वो पूछ रहे थे कि आखिर बताइए तो कि कौन से अधिकार का हनन हो रहा है आपके। ठीक है, फिर न्यायालय ने इसे एक स्वैच्छिक योजना बताते हुए कहा कि जिन्हें समस्या है वे इस योजना से सेना में भर्ती ना हो। उन्होंने कहा जिसको होना है उनको होने दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस योजना के तहत भर्ती ना होइए। विभिन्न पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 2022 में शुरू करी गई थी। तो ये योजना कब शुरू करी गई है? 2022 में। किसके लिए? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए। योजना के नियमों के अनुसार 17/1/2 यानी 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र होंगे और उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। मतलब 4 वर्ष के लिए इनको शामिल किया जाएगा और उनमें से 25% की सेवाएं नियमित करने का प्रावधान इस योजना में किया गया है कि जैसा आप काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो इसमें से जो 25% होंगे उनको हम नियमित सेवा प्रदान करेंगे। इसका प्रावधान था, नहीं तो वो 4 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये इस योजना की मुख्य विशेषता है। इसी के एंटी लोग खड़े हुए होंगे। तो ये वही इन्होंने बोला, न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद और सतीश चंद्र शर्मा जी ने कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस योजना के तहत मत मतलब यहाँ पे शामिल होइए, आप दूसरी योजना है उसके थ्रू जाइए वहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़, भारत में उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो संख्या है वो आपकी 59 लाख से भी अधिक है। बहुत ज़्यादा इसमें खास न्यूज़ नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि कितने लंबित मामले हैं। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। भारत में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण मुकदमों के निपटारे में लंबा समय लगता है और इस संबंध में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 9 फरवरी को संसद में बताया कि 1 फरवरी 2023 को देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है? 59,87,477 है और थी, जिन्होंने बताया कि इसमें सर्वाधिक 10 से 30 लाख मामले देश के सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तथा सबसे कम, अब ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लंबित मामले कहाँ पे हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे कम मामले कहाँ पे हैं? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही संदर्भित तिथि को सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी हो गई है? 69511। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लंबित मामले हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो सबसे कम कहाँ पे हैं? तो सिक्किम में कितने हैं? 171 आपके सिक्किम में है और इलाहाबाद में इनकी संख्या कितनी है आपकी? 10 से 30 लाख। बारह राज्यों में नए
राज्यपाल और एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति फरवरी 2023 में की थी। इनमें से 6 राज्यों में नए राज्यपाल अन्य राज्यों से स्थानांतरित कर दिए गए थे। ठीक है, तो कहाँ 6 राज्यों में अन्य नए राज्यपाल अन्य राज्यों से स्थानांतरित करके भेज दिए गए थे, जबकि 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो टोटल कितने हैं? तो 12। तो एक केंद्र शासित क्षेत्र, तो वो एक केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपाल पद हेतु भी एक उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भवन से 12 फरवरी 2023 को जारी की गई थी। फिर नए नियुक्त किए गए राज्यपालों में अयोध्या केस की सुनवाई करने वाले ये पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक इसमें शामिल हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का, तो एस अब्दुल नज़ीर किससे संबंधित हैं? अयोध्या केस की सुनवाई से पहला चीज। दूसरी चीज कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 2 लोग जो अयोध्या केस की सुनवाई से संबंधित हैं, एक तो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर जी हैं और दूसरा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक जी हैं। तो जो आपके कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक जी हैं वो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं। और अब्दुल नज़ीर जी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नए नियुक्त किए गए 4 न्यायालयों में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये क्या हैं? भाजपा के नेता थे और नए नियुक्त किए गए हैं, कहीं से भेजे नहीं गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद ये सिक्किम के बनाए गए हैं और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का और राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद्र कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो असम के कौन हो गए? गुलाब चंद्र कटारिया। राजस्थान के हैं ये, ठीक है। और शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, ये सारे नए नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या केस की जो सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय पीठ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर और लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक, तो कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के और अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये नए नियुक्त हैं, ठीक है, ये नए नियुक्ति की मैं बात कर रही हूँ। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नए नियुक्त कितने हैं और कहाँ कहाँ इनकी नियुक्ति करी गई थी। इससे पहले ये क्या थे? तो क्या थे मैं 2 लोगों को याद रखिएगा जो आपके अयोध्या कांड से रिलेटेड है। फिर अन्य राज्यों से स्थानांतरण कर नियुक्त किए गए। फिर ये जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का, और मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को नागालैंड का। मतलब गणेशन आपके नागालैंड के बने हैं और इससे पहले कहाँ के थे? मणिपुर के थे। और अनुसुईया हुई कहाँ की बनी है? मणिपुर की। इससे पहले कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की। तो ध्यान रखिएगा, नई भी पूछ सकते हैं और पहले किस पद पे थे इससे भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को एक छोटा सा ग्रुप अपना बनाना है और बार बार उनसे पूछना है कि अरे छत्तीसगढ़ के कौन है।
और छत्तीसगढ़ की पहले कौन थी। तो जब आप बार बार चीज़ें एक दूसरे से पूछोगे ना तो आपको कब याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, संजो के रखेंगे तो वो घट जाएगी। इसे सजोना छोड़ दीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं छुप के पढ़ते हैं कि यार उसको ना पता चले कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। अगर ये करेंगे तो आपके लिए हार्मफुल है। तो शिक्षा को सजोइए नहीं, ठीक है, इसको बांटिए। अगर आपने श्लोक पढ़ा भी होगा तो आपको भी पता होगा कि जितनी आप बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। इसको कोई चुरा ही नहीं सकता, ये तो आपकी योग्यता है। हर चीज़ चोरी हो सकती है, लेकिन जो ये है वो तो चोरी हो ही नहीं सकता। ये आपकी योग्यता को बढ़ाती है। इसके लिए क्या करिए, एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और चीज़ें डिस्कस करिए कि मैं आज ये याद करूँगा, और इकट्ठे याद करने की कोशिश ना करिए। आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए कि अगर मैंने 5 पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसका आउटपुट आपको ज़्यादा देना है। कि अगर 5 पढ़ा है तो 5 अगर आप हमसे मैं 5 दिन बाद पूछूंगी तो आपका वो गलत नहीं होगा। ये कंडीशन ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। और एक छोटा सा ग्रुप भी ज़रूरी है, क्योंकि सब इंद्रियां आपकी उस टाइम सचेत होती हैं कि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो हमको वो चीज़ कब कंठस्थ हो जाती है हमें खुद ही पता नहीं रहता। ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का, तो बिहार के कौन है, गजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। झारखंड के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। ये महाराष्ट्र का इनको बनाया गया है नया राज्यपाल। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे आपके ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, आपके डॉक्टर BD मिश्रा। उपर्युक्त नियुक्तियों से पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को व लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर के त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए थे। उसके बाद ये नियुक्तियां करी गई हैं। समझ में आ गया। नए नियुक्त राज्यपाल, इससे पहले वो कहाँ किस पद पे थे ये, अब कहाँ पे हैं वो, और पहले किस पद पे थे पुराने नियुक्त। इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी सिलेक्शन के लिए। अन्य राज्यों से स्थानांतरण कर नियुक्त किए गए राज्यपाल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर बात करते हैं कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा के चुनाव। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी 2023 को, और नागालैंड व मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभाओं हेतु मतदान 27 फरवरी को एक चरण में ही कराए गए थे, और तीनों विधानसभाओं के लिए मतगणना 2 मार्च को संपन्न हो गई थी। और यहाँ पे इनमें किसी भी राज्य में नई सरकार का गठन उस टाइम नहीं हुआ था, जबकि जो रुझान आ रहे थे वो कुछ स्पष्ट कर रहे थे। फिर त्रिपुरा का देख लेते हैं कि त्रिपुरा की सभी 60 सीटों के लिए मतदान एक ही दिन 16 फरवरी को कराया गया था, और भाजपा व इंडिजियस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT गठबंधन ने 33 सीटों के साथ सत्ता पर अपना कब्जा वहां बरकरार रखा था। और 2018 के चुनाव की बात करें तो 36 सीटों पर भाजपा व 8 पर IPFT ने विजय प्राप्त की थी, और ये जो है 35 वर्ष तक सत्ता में रही थी। माकपा 11 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी, और चुनाव में माकपा की सहयोगी रही कांग्रेस को 3 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई हैं। अलग जो है ट्रिपालैंड की मांग कर रही, पृथक ट्रिपालैंड की मांग कर रही नई ट्रिपा मोथा पार्टी। अच्छा,
ट्रिपा मोथा पार्टी संबंधित है त्रिपुरा से। ये किस लिए चर्चा में है? क्योंकि ये ट्रिपा लैंड की मांग कर रही है और 13 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी सदन में ये बनी हुई है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो कि ट्रिपा मोथा पार्टी चर्चा में क्यों है। तो ये जो है नए ट्रिपा लैंड की मांग कर रही है, इसलिए चर्चा में है। किससे संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। कितनी इसको सीटें मिली हैं? 13 सीटें मिली हैं। तो इसके साथ ये दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सदन में बनी है। फिर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया किस लिए गिरफ्तार हैं? आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में। दिल्ली प्रशासन ने 2021-22 की भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आप सरकार के, ये किस सरकार के हैं? आप सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया। संदर्भित आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 8 घंटे इनसे पूछताछ चली थी। उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यवाहन दोनों में अनियमितताएं थी। जो नीति तैयार हुई थी और कार्यान्वयन हुआ था, दोनों में अनियमितताएं थी और उनका उद्देश्य आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था, ऐसा सीबीआई के द्वारा कहा गया है। श्री सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट वे नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि उन्होंने टालने वाले जवाब दिए और सबूत दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। दोनों ही मंत्रियों की जमानत याचिका को रद्द करते हुए 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में उच्च न्यायालय ने उन्हें सौंपा है और गिरफ्तारी के पश्चात उनके त्याग पत्र स्वीकार कर उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री ने संदर्भित कर दिया। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि मनीष सिसोदिया किस पार्टी के हैं, तो आप किस पद पे थे, उप मुख्यमंत्री, और किस भ्रष्टाचार में गए हैं, तो आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से संबंधित है। फिर तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? गुलमर्ग। जाहिर से पता है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत के राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेल हैं। ये कौन से खेल हैं? शीतकालीन खेल हैं, जिन्हें स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, स्नो बेसबॉल, पर्वतारोहण, स्नोशो रनिंग, आइस हॉकी, फिंगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग इसमें शामिल है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से शामिल हैं और कौन से शामिल नहीं हैं, ठीक है। 2020 से पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह और गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे, ठीक है, लेह और गुलमर्ग में, और इस बार कहाँ पे हो रहे हैं? गुलमर्ग में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। उसका नाम क्या है? ट्रोपेक्स 2023, ठीक है, भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है। फिर थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास, ट्रोपेक्स क्या है? थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है ये, और यह परिचालन स्तर का अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
द्विभाषिक, ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना की इकाइयाँ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक संपत्तियों की भी भागीदारी होती है। तो कौन कौन भागीदार होंगे? एक तो भारतीय नौसेना होगी, उसकी इकाइयाँ होंगी, भारतीय नौसेना की इकाइयाँ होंगी, भारतीय सेना होगी, भारतीय वायुसेना होगी और जो तटरक्षक संपत्तियाँ होंगी वो भी उसमें शामिल होंगी। फिर दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 12 से 27 फरवरी तक किया गया है और उसका नाम है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव क्या है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। ये क्या है? मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली में। कब किया गया है? 12 से 27 फरवरी के बीच। आदि महोत्सव ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है, ठीक है, ट्राइफेड। और यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारस्परिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला फेस्टिवल है। तो पहली चीज, आदि महोत्सव के किससे संबंधित है? जो आपकी जनजाति हैं उनसे संबंधित है। इसमें हम आदिवासियों की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारस्परिक कला को लेंगे। आदि याद रखिएगा, आदिवासी का आदि। आदि महोत्सव आदिवासियों से संबंधित है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? किस स्टेडियम में? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल किससे संबंधित है? आदि किससे संबंधित है? जनजातियों से। ये क्या क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 12 से 27 फरवरी को दिल्ली में किया गया है। फिर केंद्रीय मंत्रालय ने देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित किस योजना को 17 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है ब्राइब्रेट विलेज। ब्राइब्रेट विलेज क्या है? सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों का विकास के लिए केंद्र पोषित योजना। और ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। और इस पर 4800 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है कि इतना ये खर्च करेंगे और इसके तहत सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता आदि जैसे गांव की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उन बुनियादी ढांचों को विकसित करना है इस योजना के अंतर्गत। फिर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? कूनो नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, ये जो है चर्चा में है साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाने के मामले में। फिर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों के जो दूसरे समूह हैं वो दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग में OR टैम्ब्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कूनो लाया गया था। अब गोटेंग में OR टैम्ब्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। और यहाँ से कूनो लाया गया था और अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते पहले लाए जा चुके हैं 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। तो पहले कहाँ से कूनो में लाए गए थे? तो ये आपके नामीबिया से लाए गए हैं। अब कहाँ से लाए गए हैं? तो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। कहाँ है कूनो? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है BCCI क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022-23 बंगाल की टीम को हराकर किस टीम ने जीत हासिल करी है? तो ये है आपका सौराष्ट्र, ठीक है।
फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से शिकस्त दी है और पिछले 3 वर्षों में दूसरी बार रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीती है। सौराष्ट्र के खिलाड़ी अर्पित वसावड़ा इस टूर्नामेंट में 907 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है आपके? ये अर्पित वसावड़ा। बहुत मेन नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय 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 पढ़ के बोर हो गए। अब चलिए थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं और एक एक इस तरह से हम आपको कंप्लीट करा देंगे मंथ की। तो एग्ज़ाम में अगर आप, जैसा हमने कहा था कि रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, करते रहेंगे तो आपका जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि चीज़ें पहले से ही तैयार होंगी। ठीक है। अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे की उड़ान की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिल रही थी और कुछ दिनों तक इस पर नज़र रखने के पश्चात अमेरिका ने एक मिसाइल प्रहार के जरिए इसे 4 फरवरी को नष्ट कर दिया। वर्जीनिया में लांगले से उड़ान भरकर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान से छोड़ी गई मिसाइल के प्रहार से गुब्बारे का मलबा अटलांटिक महासागर में अमेरिकी क्षेत्र में गिरा। अब वर्जीनिया में लांगले से उड़ान, ये मेंस जो ज्योग्राफी का दे रहा है बच्चा वो इसको देख लीजिएगा एक बार कि लांगले कहाँ पे है। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए आपसे। ये उड़ान भरकर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान से छोड़ी गई मिसाइल के प्रहार से गुब्बारे का मलबा अटलांटिक महासागर में अमेरिकी क्षेत्र में गिरा। समुद्र में गिरे इस मलबे को एकत्र कर अमेरिकी नौसेना ने इसे खुफिया एजेंसी को सौंपा है और उनकी खुफिया एजेंसी कौन सी है? FBI। ठीक है। तो FBI किस देश की? तो अमेरिका की। गुब्बारे में उच्च क्षमता वाले कैमरों की मौजूदगी की बात कहते हुए FBI ने कहा कि यह कैमरा एक ही स्थान की कई कोणों से फोटो लेने व वीडियो बनाने में सक्षम था। अमेरिकी सरकार के एक बयान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मार गिराए गए गुब्बारे के द्वारा जासूसी करने के तार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। मेन चीज़ वर्जीनिया लांगड़े से उड़ान भरी थी उसने और उस गुब्बारे को नष्ट किया था। FBI को इसकी खुफिया एजेंसी है अमेरिकी नौसेना की। तो ये पूछ सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना की खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो FBI। इनको खुफिया एजेंसी को नौसेना ने सौंपा है और उसके बाद ये जो है इसके जो तार हैं वो चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं और इन गुब्बारों से वायरलेस के जरिए जुड़ा था ये और जो 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ते हुए जासूसी कर रहा था। 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ रहा था और जासूसी कर रहा था। पेंटागन के अनुसार संदर्भित गुब्बारे को सर्वप्रथम 28 जनवरी को देखा गया था तथा अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे गिराने का फैसला देरी से किया गया। सबसे उपयुक्त समय मिलते ही इसे गिरा दिया गया। चीनी गुब्बारों को मार गिराए जाने से अमेरिकी चीन संबंधों में तनाव में वृद्धि हुई है और इस मामले में एक बयान जारी करके चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानव रहित असैन्य गुब्बारे पर गैर जरूरी बल प्रयोग कर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है जिसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे, ऐसा चाइना ने बोला है। फिर शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? आपके शहाबुद्दीन
चुप्पू, ये ध्यान रखिएगा, बस यही मेन न्यूज़ है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। बांग्लादेश में विगत 10 वर्षों से राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अब्दुल हामिद। इससे पहले कौन रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल हामिद का इस पद पर दूसरा कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा और इसके पश्चात शहाबुद्दीन चप्पू वहां नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पूर्व न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता सेनानी, ये पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं शहाबुद्दीन चप्पू। इस पद के लिए सत्तारूढ़ दल की ओर से उम्मीदवार थे और 350 सदस्यीय संसद में सत्तारूढ़ अवामी लीग, जिसकी सीटों की संख्या 305 है, ने अपनी पार्टी के शहाबुद्दीन चप्पू को इस पद हेतु नामांकित किया है। तो किसने नामांकित किया है? आपकी 350 सदस्यीय संसद में सत्तारूढ़ अवामी लीग ने, ठीक है। और विपक्षी पार्टी इसके सभी 7 सदस्यों ने दिसंबर 2022 में त्यागपत्र दे दिया था और इन्होंने कोई उम्मीदवारी इस पद हेतु खड़ा नहीं किया था और इस प्रकार चप्पू इस पद हेतु एकमात्र उम्मीदवार थे, एकमात्र उम्मीदवार हैं। मेन न्यूज़ नहीं है, बस यही है कि शहाबुद्दीन चप्पू कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त होंगे। किसकी जगह पे? तो मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह पे। फिर थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बांग्लादेश में मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने मार्च 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिन-उर रहमान की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? जिन-उर रहमान की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था और बाद में अप्रैल 2013 में 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति ये चुन लिए गए थे। फिर 1918 में इस पद पर लगातार दूसरा कार्यकाल इन्होंने पूरा करा था और उनका यह दूसरा कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा और बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए ये अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते। फिर निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स। यूरेशिया के द्वीपीय राष्ट्र, यूरेशिया का द्वीपीय राष्ट्र है साइप्रस। 12 फरवरी 2023 को यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ है। पूर्व विदेश मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इस पद के लिए पहले 5 फरवरी को संपन्न पहले दौरे में यूरेशिया के द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस में 12 फरवरी 2023 को चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार निकोलस क्रिस्टोडुलाइड्स नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इस पद के ये जो है आवश्यक 50% मतदान प्राप्त नहीं हुए थे, जिसके पश्चात दूसरे दौर का मतदान वहाँ 12 फरवरी को कराया गया था। मतदान जितना मिलना था नहीं हुआ था तो दोबारा कराया गया था और ये जो है सर्वाधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवार क्रिस्टोडुलाइड्स तथा अनुभवी राजनयिक आंद्रेस मावरोयियानिस में से ही किसी एक को मतदाताओं को चुनना था। मतदान के इस दौर में 51.9% मत प्राप्त कर क्रिस्टोडुलाइड्स ने विजय दर्ज कर ली थी। 2 लोग खड़े हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मेन क्योंकि इंटरनेशनल है तो यही क्रिस्टोडुलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति, यही आपका मेन याद करने के लिए। चलिए नई न्यूज़ भूकंप आपको ज्योग्राफी में मैं डिटेल दूंगी कि कैसे आते हैं, किससे नापा जाता है, ठीक है। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं कि तुर्की में भूकंप के भीषण झटके से तबाही, सीरिया में भी इसके झटके आए हैं। तो यूरेशिया स्थित तुर्की 6 फरवरी 2023 में उसके बाद के भूकंप के झटकों का कहर का शिकार बना था और वहाँ भीषण भूकंप का पहला झटका कब आया है? 6 फरवरी को आया है और इसकी तीव्रता कितनी थी? 7.8।
रिएक्टर के द्वारा नापी जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भूकंप नापा जाता है तो रिएक्टर के द्वारा। यहाँ पे तीव्रता कितनी थी? 7.8। बहुत होती है, 6 में ही तबाही मच जाती है, तो 7.8 है। ठीक है, इस भूकंप के कहर से संभला भी नहीं था कि लगातार 3 से 4 दिनों तक नए झटके वहां आते रहे थे। और भूकंप का केंद्र टर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के निकट क्या था? गाजियाटेप प्रांत में नूरदगी शहर में था। कौन सा शहर था? नूरदगी। प्रांत कौन सा था? गाजियाटेप। और कहाँ पे? सीरिया सीमा पे। इससे सीमावर्ती जो देश थे सीरिया भी इससे प्रभावित हुआ और बाद में कुछ झटके निकटवर्ती कहारन मारास क्षेत्र में आए। सीरिया में भूकंप के झटके से जहां लगभग 4000 मौतें आकलित की गई थी, वहीं तुर्की में भूकंप से प्रभावित 10 राज्यों में 30,000 मौत की पुष्टि फरवरी के मध्य तक की गई थी। न्यूज़ मेन यही है कि कब आए हैं तो 6 फरवरी। कितनी तीव्रता थी? तो 7.8। और कहाँ पे? तो तुर्की में। केंद्र कहाँ पे था? तो सीरिया सीमा के निकट गाजियाटेप और नूरदगी शहर में। ठीक है, और इसके लिए जो आपके चिकित्सा है या राहत सामग्री है तो भारत के द्वारा भी भेजी गई थी। ठीक है, मदद के लिए। और ये जो आपका तुर्की था, ये कश्मीर मामले में खुलकर इसने पाकिस्तान का साथ दिया था। और इसमें तुर्की में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन भारत ने संचालित किया था। तो एक जो है ध्यान रखिएगा कि सहायता मिशन किससे संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर मामले में खुलकर के ये पाकिस्तान का साथ देने के बावजूद भी भारत उसकी मदद के लिए आया और ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया था। तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए संबंधित है? तुर्की में भूकंप में भारत द्वारा दी गई सहायता से। भूकंप के परिणाम स्वरूप हुई भीषण तबाही के लिए भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग तथा भूकंप रोधी न बनाए जाने को भी बड़ा कारण यहाँ के विशेषज्ञों ने बताया। तुर्की में भवन निर्माण संहिता लागू है। इसके नियमों के तहत इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाना अनिवार्य है। इन नियमों को ताक में रखकर वहाँ लाखों इमारतें इस तरह से बनाई जा चुकी हैं जिनका निर्माण घटिया है और भवन निर्माण में लापरवाही बरतने के लिए बड़ी संख्या में वारंट वहाँ जारी किए गए हैं। ऐसे लगभग 130 ठेकेदारों को फरवरी के मध्य यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है और यहाँ पे भूकंप कब आया है, इसका केंद्र कितना रहा है, रिएक्टर स्केल पे कितनी तीव्रता नापी गई है, बस। फिर नेक्स्ट देखते हैं गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही, आपातकाल की घोषणा। तो ये पूछा जा सकता है कि ये गैब्रियल चक्रवात कहाँ पे आया है, तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तबाही मचाई है और चक्रवाती तूफान के चलते देश के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। साथ ही 13 फरवरी को भीषण वर्षा से 60,000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब आपदा आएगी तो घर हम छोड़ेंगे ही और घर छोड़ के भागेंगे कितने, तो वो भगवान भरोसे। ठीक है, इसलिए अपनी प्रकृति के साथ रहिए। ठीक है, प्रकृति के साथ जीना सीखिए, तभी हम बचेंगे। गैब्रियल चक्रवात कहाँ आया है? न्यूजीलैंड में। बस इतना याद रखिएगा। कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और बाकी कोई बहुत ज़्यादा जो है हमको न्यूज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में नॉर्थलैंड, रॉकलैंड, बे ऑफ प्लेटी, वाइकाटो व हॉक्स बे आदि शामिल है। ये एक बार ही देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। नॉर्थलैंड, रॉकलैंड, ऑफ प्लेटी और वाइकाटो, हॉक्स बे।
आदि शामिल है। न्यूजीलैंड के आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस संकट को न्यूजीलैंड के लोगों के लिए एक वास्तविक खतरे के साथ आई प्राकृतिक आपदा बताया है। इस भीषण आपदा में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा कौन है, क्रिस हिपकिस ने 14 फरवरी को की थी। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरा ही अवसर है जब आपदा काल की घोषणा की गई है। अब तक यहाँ पे तीसरा ही है जब आपातकाल की घोषणा की गई। इससे पहले कब करी गई थी? 2019 में क्राइस्टचर्च में आतंकवादी हमला हुआ था तब, और 2020 में कोविड महामारी के दौरान। ठीक है, 19 में कब करी गई थी? क्राइस्टचर्च, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सिविल और पीसीएस के लिए, और दूसरा 2020 में कोविड महामारी, और तीसरा ये मामला आया जब गैब्रियल चक्रवात आया। तो गैब्रियल चक्रवात कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। ये कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। अब तक न्यूजीलैंड में कितने जो है आपातकाल घोषित हुए हैं? तो 3। कौन कौन से? 2019 में क्राइस्टचर्च में आतंकवादी हमले, 2020 में कोविड महामारी, और ये आपका गैब्रियल चक्रवात के दौरान। तो 3 हुए। फिर दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ एक 10 दिवसीय नौसैनिक संयुक्त अभ्यास फरवरी 2023 में संपन्न किया है, वो है मोसी। तो मोसी क्या है? मोसी आपका क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब ये सैन्य अभ्यास क्यों किए जाते हैं, इन सब की डिटेल मैं आपको धीमे धीमे देती रहूंगी। और ये जो आपका मोसी है वो किससे संबंधित है? नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास से। ठीक है, नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित है। और दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ ये किया है। फिर स्थानीय तत्सवाना भाषा में मोसी का अर्थ होता है धुआं। मोसी का क्या अर्थ होता है? धुआं। तत्सवाना भाषा में अभ्यास 17 से 27 फरवरी के बीच डरबन, और ये याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, ये पूछा जाता है। डरबन और रिचर्ड्स वे के बंदरगाह शहरों में संपन्न हुआ था। फिर नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन किससे संबंधित है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के से जिसका चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान के शिंगा प्रांत के कैप इमाजू में आयोजित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है? धर्म गार्जियन। कौन सा संस्करण था? चौथा। कब किया गया है? 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक। कहाँ पे किया गया है? शिंगा प्रांत के कैप इमाजू में आयोजित हुआ है। ये कहाँ पे है? जापान में है। एक्सरसाइज धर्म गाजियर जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिक, ठीक है, यहाँ पे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिक हैं, उनके साथ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JGSDF में मिडिल आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ली है। फिर भारत के और उज्बेकिस्तान में थल सेनाओं का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 2020 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है और यह संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि आतंकवाद विरोधी अभियान, और उज्बेकिस्तान और भारतीय थल सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट त्रिकोणीय T20 सीरीज 2023 को जीती है किसने? तो दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने ये जीत हासिल करी है, सीरीज पर कब्जा कर लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट त्रिकोणीय टी सीरीज 2023 जीती है दक्षिण अफ्रीका ने। फिर आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप, फिर किसकी जगह है वो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। तो किनका स्थान ले रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल हामिद। इनका कार्यकाल कब हो रहा है? 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। फिर लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 20 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड समारोह में किस जर्मन फिल्म ने दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 7 श्रेणियों में अवार्ड जीते हैं, ठीक है। एल्विस और द बेसिस ऑफ ये देखिएगा, एल्विस और द बेसिन ऑफ इनिशिएटिव को 4 बाफ्टा अवार्ड मिले हैं और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेटेड भारतीय डॉक्यूमेंट्री, ये पूछा जा सकता है। भारत थोड़ा सा भी अगर बड़ा काम करेगा बाहर तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनेटेड भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल द ब्रीज बाफ्टा अवार्ड नहीं जीत सकी है। ये गई थी लेकिन जीत नहीं सकी है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और किस देश के पेनाऊ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। तो भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब सिंगापुर के पेनाऊ के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। कनेक्ट हो गया है और दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री सी लियान लुंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया, ठीक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री याद रखिएगा सीएन लुंग, और ये जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो UPI है अब सिंगापुर के पे नाउ के साथ कनेक्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। जितनी न्यूज़ हमने दी है पढ़ते रहिएगा और आप इतनी अच्छी तरह से पेपर करके आओगे। जब हमें चीज़ें आती हैं तो वो इजी होती हैं बस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।